लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को समझते हैं और आगे एक-एक करके सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए सबसे पहले विभिन्न शब्दों से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, और यह प्रेम की भावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो आप अपने देश के प्रति जान भी दे सकते हैं। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी दिए थे और हमारे देश को आज़ाद किए थे। तो ये राष्ट्रवाद की भावना उस समय फ्रांस यानी कि यूरोप में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। और राष्ट्र क्या होता है? अब यहाँ पर एक शब्द आता है, राष्ट्र क्या होता है? एक महान व्यक्ति अर्नेस्ट रेनर ने कहा था कि अगर किसी क्षेत्र में समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म से बने क्षेत्र है तो वह क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है, यानी कि राष्ट्र है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यहाँ पर अर्नेस्ट रेनर ने क्या कहा? कहा कि समान भाषा, नस्ल और धर्म से बना क्षेत्र क्या है? राष्ट्र है। क्या भारत में समान भाषा है? नहीं। क्या भारत में समान नस्ल के लोग रहते हैं? नहीं। क्या भारत में एक समान धर्म है? नहीं। तो क्या भारत एक राष्ट्र है? हाँ या नहीं? इसका कमेंट करके आप हमें जवाब जरूर दें। अगला जो शब्द है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या है? तो कहता है कि अगर किसी जो ये स्टेट जनरल था, ये एक प्रकार की आम सभा थी। आम सभा कहाँ के लिए? फ्रांसीसी संप्रदायों के लिए। और यह 1789 से पहले था। उसके बाद इस 1789 के बाद जब वह क्रांति हुआ, और क्रांति के दौरान कह सकते हैं इस जो आम सभा थी स्टेट जनरल, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। ये जो आम सभा थी ये उन संप्रदायों और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। आइए अब हम लोग अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है? वियना कांग्रेस 1815 में लागू हुआ था, इसलिए इसे वियना कांग्रेस 1815 कहते हैं। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो कब से कब तक चला था? 18 से 14 जून तक चला था 1815 ईस्वी को। और यह आयोजित किया गया था वियना में, इसीलिए इसे वियना कांग्रेस कहते हैं। तो यह था वियना कांग्रेस। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का भी इस अध्याय में चर्चा किया गया है, तो इसलिए नेपोलियन समझना जरूरी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ये एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। इसमें इतनी योग्यता थी कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गए थे? ये सेनापति बन गए थे। और इतना ही नहीं, जब ये सेनापति बने तो फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांस की सेना को बहुत सारी जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। और इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद अंत में ये फ्रांस के शासक बन गए। और ये फ्रांस के शासक बन गए, और शासक बनने के बाद भी इन्होंने यूरोप में बहुत सारे युद्धों को जीता। और कह सकते हैं संपूर्ण कुछ कुछ भाग को छोड़ करके बहुत सारे क्षेत्रों में यूरोप पर किसका शासन था? नेपोलियन का शासन था। अगला जो शब्द है वह है उदारवादी। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? तो उदारवादी एक लातीनी भाषा है जिसका उसके मूल्य पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। आजाद होता है। और उदारवादी जो लोग होते हैं, जो उदारवाद के विचार को मानते हैं, वो तेज बदलाव को मानते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से विकास हो, बहुत ही तेजी से विकास हो, बहुत ही तेजी से बदलाव हो, और उसी को वो प्राथमिकता देते हैं। ये थे उदारवादी। उदारवादी के उल्टा एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो शब्द है बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं उदारवाद का उल्टा है। अगर उदारवाद तेज बदलाव को प्राथमिकता देता है तो जो रूढ़िवादी है वो धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, यानी कि वो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। वो कभी भी ज्यादा कह सकते हैं विकास नहीं चाहता है। तो उदारवाद का विपरीत शब्द क्या होता है? रूढ़िवादी। तो ये कुछ शब्द थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसे ध्यान से समझ सकते हैं। और अगर आपको इस शब्द का अर्थ बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, याद रखने के लिए, समझने के लिए यह जरूरी है। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, यानी कि पहले हमारे समाज में या पूरे विश्व में स्त्री को कम समानता दी जाती थी, इसे कमजोर माना जाता था, पुरुषों को ज्यादा मान्यता दी जाता था। तो इस आधार पर स्त्री ने आंदोलन किया और उन्होंने अपने लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर अधिकारों के हितों का बोध कराया, और इसी बोध को क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। उन्होंने अपने लिए आंदोलन किया और इसी को क्या बोलते हैं? नारीवाद। अगला जो शब्द है विचारधारा। विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो विचारधारा जो होता है एक प्रकार की खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। इंगित करता है, और इसी इंगित करने वाले विचारों के समूह को क्या बोलते हैं? विचारधारा कहते हैं। तो ये कुछ शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से आप समझिएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो मुख्य बात है वो स्टार्ट हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह यूरोप का नक्शा है और यह यूरोप वियना कांग्रेस 1815 के बाद के यूरोप को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, इसमें विभिन्न क्षेत्र आप देख सकते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, उसके बाद आप देख सकते हैं हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये क्षेत्र है। नॉर्वे देख सकते हैं, स्वीडन, स्पेन, उसके बाद और सर्डेनिया, कोशनिया, तो विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही क्षेत्र, इन्हीं सभी क्षेत्रों पर, इन्हीं सभी क्षेत्रों का नाम आपको विभिन्न बार आएगा, इसलिए ये जरूरी जानना है। आप याद रखिएगा हमेशा कि यूरोप में अगर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो उसका प्रमुख कारण है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ही वह कारण है जिसके चलते पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया, और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रमुख कारण है वह फ्रांसीसी क्रांति है। तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार किस प्रकार से पूरे यूरोप में फैला, आइए उस पर चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 1789 में हुई, और जैसे ही शुरुआत हुई लोगों ने अपनी मांग रखी। लोगों की क्या मांग थी? फ्रांसीसी क्रांति में लोगों का मांग था कि ये जो राजतंत्र है इसे खत्म किया जाए और क्या लाया जाए, प्रजातंत्र लाया जाए। क्यों? क्योंकि राजा बार बार कर बढ़ा रहा था। इसके पीछे कारण था क्योंकि राजा की भी मजबूरी थी, अगर वो कर नहीं बढ़ाता तो अपने जो कर्ज है वो नहीं चुका पाता। तो लोगों ने क्रांति की शुरुआत के लिए सामूहिक पहचान बनाना शुरुआत कर दिया। सामूहिक पहचान, आप हमारे देश में, भारत में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन क्या सभी बोलते हैं कि हम इन इन धर्म से नाता करते हैं? नहीं। अगर आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं भारतीय, 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 भारतीय। यानी कि आप किसी भी, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप अपना पहले धर्म या जाति को नहीं इंगित कराते, पहले हम बोलते हैं हम भारतीय। तो इस प्रकार से भारतीय शब्द जो है हमारे लिए सामूहिक पहचान का काम करता है। वैसे है, उन्होंने अपने सामूहिक पहचान को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य किए। जैसे स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच जो भाषा था फ्रांस का, उसे क्या बोला गया, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको क्या मिले, समान कानून का अनुभव हो। तो ये सारे कार्य किए गए थे ताकि क्या हो, फ्रांसीसी क्रांति तेजी आ जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो आयात निर्यात सीमा शुल्क था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही जो भार और माप की व्यवस्था थी, माप 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 तोल होता है ना, वो तो उसको एक समान कर दिया गया। पहले ये एक समान नहीं था। अगर आप किसी ए स्थान से बी स्थान पर जाते तो किसी वस्तु, इतनी सी वस्तु का वजन अगर 1 केजी था, तो वही अगर आप बी स्थान पर जाते तो उसी का वजन हो सकता था कि आपको 2 केजी हो जाता या फिर उससे ज्यादा हो जाता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उतनी सी ही वस्तु का वजन यहाँ पर कैसे बढ़ गया, क्योंकि भार और माप की एक समान व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार से इसे भी सुधारा गया। इसका समर्थन उन्हें बहुत तरह से मिला, जैसे कि स्कूल कॉलेज के छात्राओं ने समर्थन किया, और उन्होंने समर्थन के रूप में क्या किया, क्लबों का गठन किया। जैसे जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब छात्रों द्वारा बनाया गया क्लब है, और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। फ्रांस की आर्मी ने भी समर्थन के तौर पर क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, और वो बढ़ाते चले गए। किस प्रकार से? जब वो विदेश गए, विदेश क्षेत्र में भेजे गए, उनको विदेश क्षेत्र में भेजा गया ताकि क्या हो, जो राष्ट्रवाद की भावना वो तेजी से बढ़ता चला जाए। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना के व्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से हम लोग को दिखने लगा। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन आ गए फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन का शासनकाल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रवाद का उदय का। तो नेपोलियन जब फ्रांस में आए तो उन्होंने अपना शासन चलाना शुरू किया, और उन्होंने प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र लागू कर दिया। देख सकते हैं, लोगों की मांग थी प्रजातंत्र, लेकिन प्रजातंत्र को हटा दिया नेपोलियन ने, और क्या लाया, राजतंत्र लाया। लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास था कि नेपोलियन हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, और नेपोलियन ने लाया नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, 1804 में लाया था, इसलिए इसे नेपोलियन की संहिता 1804 भी कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत सबको कानून के समक्ष बराबर रखा गया, और यही तो फ्रांसीसी क्रांति की मांग थी। तो लोगों को अच्छा लगने लगा। दूसरी बात, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, यानी कि जिसके पास जितना धन है वो उन्हीं के पास रहेगा, और इसे ही क्या बोला जाता है, संपत्ति का अधिकार। आप जितनी संपत्ति रख सकते हैं। भूदासत्व और जागीरदारी का जो शुल्क था उससे मुक्ति दिला दी गई। किसने? नेपोलियन ने। तो ये था नेपोलियन के शासनकाल का प्रभाव। अब आपके मन में आता है कि जागीरदारी क्या होता है, तो जागीरदारी शब्द से मैं आपको वाकिफ करा देता हूँ। जागीरदारी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसानों के तहत या फिर जमींदार और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा
कर के रूप में सरकार को देना, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? जागीरदारी। और ये उस समय फ्रांस में था, और इसे समाप्त किसने किया? नेपोलियन ने। इतना ही नहीं, नेपोलियन के समय बहुत ही तेजी से व्यापार होने लगा, और कह सकते हैं आवागमन की सुविधा भी बहुत ही ज्यादा विकास कर गया, संचार भी बहुत ही ज्यादा विकास कर गया। इन सभी चीजों में विकास हुआ किसके समय में? नेपोलियन के समय में। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया, यानी कि राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने के लिए, बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे काम शुरू कर दिए, और ऐसी अनेक व्यवस्थाएं क्या कर दी? स्थापित कर दी, जिससे अब लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन जो है वो क्रूर हो चुका है, और वह हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। तो यहाँ से नेपोलियन का पतन जो होता है प्रारंभ हो जाता है, जब उन्होंने ऐसा कर दिया। अब आइए हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण निर्माण के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है वह सामूहिक पहचान। हम आपको बोले फ्रांस के लोगों ने सामूहिक पहचान बनाया, लेकिन अभी यूरोप में सामूहिक पहचान नहीं था। यहाँ की जो संस्कृति, परंपरा, ये सारा चीज समान होना जरूरी था, लेकिन ये सारी चीज समान नहीं था। हम आपको बताते उदाहरण के लिए, अलग अलग समाज, जैसे कि वो जो यूरोप था अलग अलग समाज में बटा हुआ था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यहाँ पर आप हैब्सबर्ग साम्राज्य देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में विभिन्न विभिन्न लोग विभिन्न विभिन्न भाषा बोलते थे। तो क्या ये एक है? नहीं, ये अलग है। तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें राष्ट्र का निर्माण करना होगा। राष्ट्र का निर्माण मतलब सभी के लिए एक समाज का निर्माण करना होगा। तो इसलिए आइए हम लोग सबसे पहले यूरोप की समाज की संरचना देखते हैं, उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद को समझते हैं, उसके बाद रूढ़िवादी का क्या विचार था इस पर बात करते हैं, और फिर क्रांतिकारियों का क्या योगदान था यूरोप में राष्ट्रवाद के, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इस पर हम लोग बात करेंगे। यूरोपीय समाज की संरचना की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी से पहले यूरोप का समाज दो वर्गों में बटा था। पहला जो वर्ग था वह उच्च वर्ग था, जिसे कुलीन वर्ग कहते थे। दूसरा जो वर्ग था वह निम्न वर्ग था, जिसे कृषक वर्ग कहते थे, और यह कृषि का कार्य करता था और इसे ही कर देना पड़ता था। ये महत्वपूर्ण बात था। उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग, और इस तरफ है निम्न वर्ग और कृषक वर्ग। इन दोनों में क्या अंतर था? उच्च वर्ग की जो जनसंख्या थी बहुत ही कम थी, जबकि निम्न वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी। उच्च वर्ग का वर्चस्व था, और निम्न वर्ग तो निम्न वर्ग था, इसका वर्चस्व नहीं था। उच्च वर्ग के पास जमींदार था, यानी इसके पास बहुत सारे खेत के मालिक थे, इसके पास बहुत सारी जमीन थी, जबकि निम्न वर्ग जमीनहीन था। इनके पास जमीन या तो थी ही नहीं, या तो किराए पर रहते थे। ये दो कारण था। उच्च वर्ग के पास सभी अधिकार दिए जाते थे, जबकि निम्न वर्ग के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिए जाते थे। यूरोपीय समाज, इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि यूरोपीय समाज में बहुत ज्यादा असमानता थी। ये असमान रूप से विभाजित था। तो ये था यूरोपीय समाज। 19वीं सदी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक नया वर्ग जुड़ गया, नया वर्ग, और इस वर्ग को बोला गया मध्य वर्ग। चूंकि यह वर्ग नया था तो इसे नया मध्य वर्ग बोला गया। तो नया मध्य वर्ग कौन था? इसमें कुछ हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कह सकते हैं तृतीय क्षेत्रक का था या फिर प्रथम क्षेत्रक था। ये दोनों से था। प्रथम वर्ग से यानी कुलीन वर्ग से भी था, और निम्न वर्ग से भी लोग थे, और इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे। और जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, ये सारे किस में आते थे? मध्य वर्ग में आते थे। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि उदारवादी राष्ट्र की मांग उन्होंने क्यों की थी। उदारवादी जो राष्ट्रवाद होता है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साथ देता है, यानी कि वो चाहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष जो सबको बराबर का अधिकार मिले, सब एक समान हो। सरकार का पक्षधर होता है, ये सरकार के पक्ष में होता है, और ये बाजार की स्वतंत्रता की मांग करता है, और ऐसे ही व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते ही जो राष्ट्रवाद का विचार है वह सब जगह फैलने लगा, और इसी वजह से 1789 में क्या हो गया था? फ्रांस की क्रांति। तो अब हमने समझ लिया फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, और फ्रांस की क्रांति के पहले क्या क्या चीजें हो रहा था। अब इससे क्या फ्रांस की क्रांति जब हो गई उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति के बाद राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था, चाहे वह चीजों पर हो, पूंजी पर हो, या आवागमन पर हो, सारे जो नियंत्रण थे वो खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच का जो नियंत्रण था, यानी सीमा शुल्क था, उसे खत्म नहीं कर पाया।
तो क्या किया गया, ये जो सीमा शुल्क था ये खत्म नहीं कर पाया, तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था ज़ोल्वेराइन। ज़ोल्वेराइन एक संगठन था जो क्या करता था, जितने भी शुल्क अवरोध थे, शुल्क अवरोध मतलब सीमा पर लिया जाने वाला कर अधिक, यानी कह सकते हैं कि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो आप पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लिया जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कीमत 10 रुपये है और उस पर हो सकता है कि 12 रुपये का टैक्स ले रहा है, हो सकता है बहुत अधिक मान लिए, मान के चलते हैं, तो ये एक बहुत अधिक टैक्स है। ऐसा इसलिए लिया जाता है ताकि आप उधर अपनी वस्तु को बेचने के लिए नहीं जा रहे, इसे ही शुल्क अवरोध कहते हैं। तो ये जो शुल्क अवरोध थे इसे समाप्त कर दिया गया, किसके तहत, ज़ोल्वेराइन के तहत। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 मुद्राएं थी। अगर भारत में एक मुद्रा है जिसे बोलते हैं रुपये, अगर भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्राएं चलती तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती। तो इसी प्रकार से यूरोप में भी बहुत ज्यादा मुद्रा चलती थी, लगभग 30 मुद्राएं चलती थी, परंतु इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। नेपोलियन के समय में एक महत्वपूर्ण बात था, केवल पुरुष ही थे जिनके पास धन है, पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, याद रखिएगा। तो ये कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के बाद ये सारे कदम उठाए गए थे। अब आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद कौन थे और उनके क्या विचार थे। रूढ़िवाद 1815 के बाद जो था नया रूढ़िवाद आया। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया, नेपोलियन हार गए और इसको हराने के लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस, ये तीनों ने मिलकर के लड़ाई किया, और इसके साथ था ब्रिटेन। तो कह सकते हैं 4 ने मिलकर के लड़ाई किया और इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। कहाँ हारे थे नेपोलियन, नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गए थे। इसके बाद यूरोपियन सरकार ने पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, यानी कि जो परंपरागत तरीका चल रहा है उसी को वो रखना चाहते थे, और इसके लिए नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर समझ सकते हैं नेपोलियन के जो भी बदलाव थे उसे खत्म करने का कारण, क्योंकि वो अपना पारंपरिक जो राजा वाला व्यवस्था है उसे ही लाना चाहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सारे चीज किया और नेपोलियन के समय में जितने बदलाव थे उसे खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म किया, खत्म करने के लिए एक समझौता हुआ, संधि हुआ, जिसे क्या बोला गया, वियना संधि या वियना समझौता। आइए समझते हैं वियना संधि या वियना समझौता के तहत क्या क्या बातें कही गई थी। इस संधि के तहत तीन निर्णय लिया गया था, और ये मुख्य तीन निर्णय जो था वह क्या था, फ्रांस की सीमा जो था उस पर कई राज्य कायम कर दिया, यानी कि फ्रांस के सीमाओं पर राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, फ्रांस जो है बड़ा नहीं हो सके। फ्रांसीसी क्रांति के तहत जो बुर्बो वंश को हटाया गया था उसे क्या किया गया, सत्ता में बहाल किया गया था। फ्रांस की क्रांति के तहत जो लुईस अल्वा था वह बुर्बो वंश का था और उसे हटा दिया गया था, उसे मार दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, और अब उसे हटा करके नेपोलियन आ गए थे। परंतु अब फिर से उसका जो अगला शासक है उसे लाया गया और फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश को बहाल किया गया और राजतंत्र को ही जारी रखा गया, जबकि लोग प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे। और ये किसके कारण हुआ था, रूढ़िवादी के कारण हुआ था। क्यों हुआ था, आपको पहले ही बता चुके रूढ़िवादी क्या होता है। अगर वीडियो में नहीं पसंद आ रहा है माफ कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे देख सकते हैं जाकर के। अब आता है क्रांतिकारी। इन सब चीज के चलते समाज में क्रांतिकारी आ गया। क्यों, क्या कारण था क्रांतिकारी आने का, आइए मैं आपको बता देता हूँ। यूरोपीय सरकार ने जो निर्णय लिए उसके विरोध में क्रांतिकारी आ गए थे। तो ये विरोध क्यों कर रहे थे, माफ कीजिएगा आगे बढ़ के हम लोग विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जितने भी फ्रांस के लोग थे वो चाहते थे प्रजातंत्र, लेकिन फ्रांस में क्या आ गया, राजतंत्र आ गया, और इसके ही विरोध में क्या आ गए, क्रांतिकारी आ गए। क्रांतिकारी ने अंदर ही अंदर गुप्त संगठन यानी कि खुफिया समाज का निर्माण कर दिया, और ये खुफिया समाज का निर्माण किया जिसका कुछ उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, अलग अलग जो कह सकते हैं समाज था उसका निर्माण किया गया। जैसे हम आपको बता देते हैं, गुप्त समाज एक जो गुप्त समाज था उसका निर्माण किया गया, उसका मुख्य मकसद क्या था, तो मकसद था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, और दूसरा था वियना संधि का विरोध करना। वियना संधि में राजतंत्र को जारी रखा गया इसलिए इसका विरोध करना, और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना। ये 3 मुख्य बात था जो कह सकते हैं जो गुप्त संगठन था उसका काम था। अब आपको कुछ गुप्त संगठन जैसे कि यंग यूरोप, यंग इटली, यहाँ पर एक शब्द छूट गया, यंग में यहाँ पर लिख देता हूँ, यंग इटली और यंग यूरोप। यूरोप किसने बनाया था, जैसेपी मैज़नी ने बनाया था। जैसेपी मैज़नी कौन था, जैसेपी मैज़नी इटालियन थे, वो इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने ही 2 गुप्त संगठन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से ये गुप्त संगठन थे, और ये यही 3 चीज चाहते थे, ये 3 चीज जो हम आपको पहले बताएं। सभी रूढ़िवादी जो जैसेपी मैज़नी थे उससे डरते थे।
क्यों? क्योंकि वो इटली का एकीकरण चाहते थे और यही वह व्यक्ति थे जिसने आगे चल के इटली का एकीकरण कर दिया। तो आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात है वो क्रांतियों का युग। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि बहुत सारे कारण हुए जिसके चलते यूरोप में क्रांतिकारी आ गए। तो क्रांति का युग कैसा था और वो क्या चाहते थे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यूनान का स्वतंत्रता संग्राम देखना होगा कि क्रांतियों ने क्या कर दिया। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष जो है 1821 से प्रारंभ हो गया था। 1821 में ही यूनान का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह देश है यूनान। यूनान मतलब कि ग्रीस। और यूनान में अनेक लड़ाई हुई और कह सकते हैं जो यूनान था उसमें लड़ाइयाँ हुई और उसमें अनेक समूह ने मदद किया। अनेक समूह ने मदद किया, जैसे यूनान, उन्होंने खुद अपनी मदद की। दूसरा, पश्चिमी यूरोपीय जो थे उन्होंने भी क्या किया? मदद किया। कलाकारों ने मदद किया, कवि ने भी मदद किया। और इससे पूरे यूरोप में जो था ना, राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही तेजी से मजबूत होता चला गया। याद रखिएगा, यूरोप में जितनी भी घटनाएं घट रही थी उन सब से यूरोप में राष्ट्रवाद को बल मिल रहा था और यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो रहा था? धीरे धीरे मजबूत हो जा रहा था। और इस प्रकार से इन क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया? जो कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना उन क्रांतिकारियों में आ गया और युद्ध किए। और युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि की गई और इस संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके पहले जो यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। तो इस प्रकार से यूनान स्वतंत्र हो गया और इस यूनान के स्वतंत्र होते ही राष्ट्रवाद की भावना और तेज हो गई। और राष्ट्रवाद की भावना तेज क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से रोमानीवाद एक नया चीज आ गया। रोमानीवाद क्या है? मैंने आपको बताया कि जब यूनान का स्वतंत्रता हो रहा था तो उस समय कलाकारों ने और कवि ने इस मत दिया। तो रोमानी कल्पना और इससे राष्ट्र भावना फैली। तो क्या था, ये बात करते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध से नहीं होगा ऐसा सब कुछ सोच लिए थे। और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, यानी कि आपका क्षेत्र इतना है तो इतना कर देने से राष्ट्रवाद नहीं फैलेगा और ना ही युद्ध करने से राष्ट्रवाद फैलेगा। राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए काव्य, कला, कहानी, किस्सों और संगीत का भी मदद लेना पड़ेगा, ऐसा यूरोप के लोग समझ चुके थे। क्योंकि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में कवि और कलाकारों ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए। तो इस जब हम लोग काव्य, कला, कहानी और किस्सों और संगीतों का मदद लेते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रोमानीवाद कहलाता है। और इसके तहत हम आपको एक परिभाषा उदाहरण देते हैं कि रूस में क्या किया गया। पॉलिश भाषा का प्रयोग करके राष्ट्रवाद को बल दिया गया। रोमानीवाद तो आ गया था यूरोप में, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। क्या समस्या थी? 1830 से 1848 तक यूरोप जो था बहुत ही आर्थिक स्थिति और कठिनाइयों में था। यानी कि यूरोप की आर्थिक स्थिति जो था बहुत ही कठिनाइयों में गुजर रहा था। क्या कठिनाइयां थी? आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो कठिनाई थी वो कह सकते हैं भूख को ले आया था। लोगों में भूख आ गया था, भूख, कठिनाई, लोग भूख से मरने लगे थे और इन सब के चलते क्या होने लगा था? जन विद्रोह होने लगा था। 1830 के दशक को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है यूरोप के लिए। क्या हुआ था? क्यों? क्या क्या कारण है? कारण है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। लोग गांव से शहर में आने लगे थे। गांव गांव से शहर आने से चलते शहर में भी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे थे। और इन सब के चलते बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई थी। लोग गरीब हो रहे थे, गरीबी में वृद्धि हो रही थी क्योंकि काम नहीं मिल रहा था तो बेरोजगारी हो रहा था, बेरोजगारी चलते गरीबी में वृद्धि हो रहा था। और इन सब चीजों के चलते महंगाई भी बढ़ रही थी। और इसी सालों के दौरान जो फसल थी वह भी बर्बाद हो गई, यानी कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यही हाल हो गया था यूरोप का। जिससे खाने पीने की सामग्री की कीमत जो थी वह बढ़ने लगी थी और छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां थी वह बंद होने लगी थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्रांति तो आने वाली थी लेकिन यहाँ पर कठिनाइयों का साल आ गया। और जो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी के चलते इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब सरकार के खिलाफ विद्रोह किया तो लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जगह जगह अवरोध लगा दिए और इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया। और इस विद्रोह को हम लोग कृषक विद्रोह के नाम से जानते हैं। जब कृषक विद्रोह हुआ तो यूरोपीय सरकार ने गणतंत्र घोषित कर दिया और इस प्रकार से यूरोप जो है गणतंत्र राज्य हो गया। तो अब फ्रांस की जो कहानी थी वह पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति का जो लक्ष्य था वह हासिल हो चुका था।
तो क्रांति के बाद यानी कि आप समझ सकते हैं गणतंत्र के बाद यानी जब वहां प्रजातंत्र आ गया तो क्या क्या बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव, वहां पर 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। यानी जो लोग 21 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, यानी कि उनका जो बेरोजगार लोग थे उनको काम के अधिकार की गारंटी दी गई। उसके बाद क्या, उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। ये सारे चीज कारखाने बनाए गए। तो इस प्रकार से नए नए बदलाव किए गए जब नई सरकार आई, और इस प्रकार से गरीबी और बेरोजगारी जो है वह धीरे धीरे कम होने लगी। और यूरोप में राष्ट्रवाद वो कारण था जिसके चलते ये सारी घटनाएं घटी थी। तो हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद ने यूरोप में राजतंत्र ला दिया, माफ कीजिए लोकतंत्र ला दिया। लेकिन राष्ट्रवाद के चलते और क्या घटनाएं घटी थी वह चीज समझना जरूरी है। इससे पहले हम लोग उदारवादी क्रांति पर थोड़ा विचार करते हैं जो 1848 में हुआ था। यूरोप के अन्य भाग जहां पर अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यानी कि अभी जो जिन देशों में स्वतंत्रता आ गई जैसे यूनान में आ गया, फ्रांस में आ गया, तो ये देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं और इसमें क्या आ चुका है, राजतंत्र हटा करके लोकतंत्र आ चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरिया, इन सभी क्षेत्र में उदारवादी मध्य वर्ग और स्त्री पुरुष ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर क्या लिया, संविधानवाद की मांग कर दी। संविधानवाद यानी कि इन्होंने बोला कि अब संविधान के साथ हम अपने देश में रहेंगे, यानी कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने देश में राजतंत्र की मांग कर दी। और इसके लिए यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया चली और यह एक प्रकार की राष्ट्रीय एकीकरण की मांग छोड़ दिया गया। एकीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग समझते हैं जर्मन का एकीकरण। जर्मन का एकीकरण आप देख सकते हैं, यह वह मानचित्र है, पुराना मानचित्र है जिसमें जर्मन अभी बना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रशा है, यहाँ पर प्रशा है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, और इसके अलावा छोटे छोटे राज्य है जो क्या कर सकते हैं, जर्मन का निर्माण करेंगे अभी मिल करके। और इसमें अगर आप वर्तमान मानचित्र देखें, अभी का मानचित्र देखें, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जर्मनी, माफ कीजिए यहाँ पर दिखाई देगा जर्मनी। यानी कि आप कह सकते हैं अगर यह यूरोप है तो जो जर्मनी है वह कहाँ पर है, बिल्कुल यूरोप के मध्य में है। तो ये जर्मनी ऐसे कैसे बना, जो बिल्कुल ही बिखरा पड़ा था वह कैसे एक हो गया, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है वह बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि वो जर्मन का क्या करते, एकीकरण करते, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी वह उदारवादी पहल थी, और उदारवादी पहल को राजाशाही ने और फौज की ताकत ने मिलकर क्या कर दिया, दबा दिया। उदारवादी मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजी से, वह तेजी से तुरंत उतावली हो चुका था और उन्होंने क्या कर दिया, जाके जर्मन का एकीकरण का बहुत ही तेजी से मांग कर दिया। और जब कोई चीज तेजी से उठता है तो राजा उसको क्या कर दिया, दबा दिया। राजा और राजा की फौज ने मिलकर के इसकी जो ताकत है, इन्होंने इस उदारवादी पहल को दबा दिया। परंतु ये जर्मन का एकीकरण की प्रक्रिया रुका नहीं था। इसके बाद प्रशा जो था, प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वो जर्मन का एकीकरण करके ही रहेंगे। तो प्रशा ने क्या किया, जिस समय उन्होंने यह बात कहा था उस समय जो प्रशा का मुख्यमंत्री था, प्रमुख मंत्री कह सकते हैं, वो ऑटोमन बिस्मार्क था। और ऑटोमन बिस्मार्क को ही क्या बोला जाता है, जर्मन एकीकरण का जनक बोला जाता है। प्रशा ने अनेक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण छेड़ा और 7 वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। उसमें से 3 युद्ध प्रमुख था, जैसे ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ इन्होंने युद्ध किया और प्रशा को जीत हुई। प्रशा जो है वो जीत गया। जब प्रशा जीत गया तो ये एकीकरण की प्रक्रिया थी वह पूरी हो गई। और इस प्रकार से जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम, पर्सा का राजा विलियम प्रथम को क्या बनाया गया, जर्मनी राष्ट्र का सम्राट घोषित कर दिया। और इस प्रकार से जर्मन जो था वह एकीकरण हो गया। तो यह था जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। थोड़े हम शॉर्ट में ले लिया आपको, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया इतनी छोटी नहीं है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, यह 2 मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं। इसमें विभिन्न राज्य जैसे पेपल राज, टस्की, मैसेडोनिया, सर्बिया, सोवियाई, सर्डिनिया, माफ कीजिए, वेस्निया, वेनेसिया बोलते हैं, माफ कीजिएगा, और सिसिलियों का
राजतंत्र। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में यह बटा हुआ था, लेकिन वर्तमान में अगर आप इटली देखें तो इस प्रकार से आपको इटली दिखेगा। तो ये एकीकृत किस प्रकार से हुआ और इस एकीकरण के किनका किनका हाथ था वह जानना जरूरी है। आइए इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। इटली जो था वह वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। केवल एक राज्य ऐसा था जिस पर इतालवी राजघराने का शासन था, वह राज्य था शार्डिया पिडमेंट। माफ, इस पर थोड़ा समझने वाली बात है। यानी कहने का मतलब यह है कि इटली के विभिन्न राज्य जो क्षेत्र था उस पर इतालवी राजघराने की इटली के राजघराने का एक ही ऐसा क्षेत्र था जो इटली के पास था, बाकी क्षेत्र दूसरे राजा के पास था, दूसरे वंशानुगत राज्य के पे अधीन था। यहाँ पर यह बात बोला गया है। तो इटली का एकीकरण कैसे किया गया? यह बहुत ही जटिल कार्य था और इस कार्य को करने के लिए 3 व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग किया। पहला था जोसेपे मैज़नी, काउर और जोसेपे गैरिबॉल्ट। तो आइए इन तीनों ने क्या किया था एक एक करके अध्ययन करते हैं, और जैसे ही इनका बात आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इटली के एकीकरण कैसे हुआ था। पहला नाम है जोसेपे मैत्सिनी। जोसेपे मैत्सिनी रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे और इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, यानी कि ये यंग इटली के संस्थापक थे। इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था इटली का एकीकरण करना, लेकिन शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना। और इसके लिए 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने का जो जिम्मेदारी था वह साडिया पिडमेंट के शासन विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई। यानी ये जो जोसेपे मैज़नी थे ये फेल मरा गए थे, असफल हो गए थे। इन्होंने युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये असफल हो गए। और इसके बाद यह काम किसको दिया गया? विक्टर एमेनुअल द्वितीय। ये कौन थे? साडिया पिडमेंट के शासक थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसने किया? इसके जो प्रमुख थे, इसके मुख्य मंत्री जो थे, मंत्री प्रमुख विक्टर एमेनुअल द्वितीय के वो थे काउर, और इन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इनके विषय में कहा जाता है कि ये ना ही कोई क्रांतिकारी थे और ना ही ये राजतंत्र में विश्वास रखते थे, फिर भी इन्होंने एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग किया और नेतृत्व किया। ये एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, लेकिन ये क्रांतिकारी नहीं थे और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखते थे। इन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही कूटनीति के साथ फ्रांस और ऑस्ट्रिया, माफ कीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया गलत लिखा है। ऑस्ट्रिया इस प्रकार से लिखाता है, ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने जीत हासिल की थी, यानी कि इन्होंने जीते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इटली का एकीकरण की प्रक्रिया है थोड़ा सा आगे बढ़ा। और इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है जोसेपे गैरिबॉल्ट। इन्हें हीरो ऑफ द रेड शर्ट कहा जाता है, हीरो ऑफ द रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। 1807 में वो दक्षिण इटली के 2 सिसिलियो राज्यों में प्रवेश कर गए और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां का जो स्थानीय किसान था उसका समर्थन पाने में सफल रहे कि इटली का एकीकरण करना है। जी हाँ, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़े और इन्होंने स्पेनिश के साथ युद्ध किया, और स्पेनिश के शासक के जब युद्ध हुआ तो उसमें इन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो इस प्रकार से इन तीनों के वजह से, इन तीनों के योगदान के वजह से जो इटली था वह एकीकृत हो गया। और जब इटली एकीकृत हो गया, माफ कीजिए आ गया, और इटली जब एकीकृत हो गया तो वहां के जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय थे उसको, माफ कीजिए आगे आ जा रहे हैं, जब इन तीनों के वजह से इटली एकीकृत हो गया, और जब इटली एकीकृत हो गया तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा दयालु थे और वह साडिया के राजा रह चुके थे। तो इस प्रकार से था इटली के एकीकरण की कहानी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा जर्मन का एकीकरण, इटली का एकीकरण। अब हम लोग पढ़ते ब्रिटेन का एकीकरण, यह भी यूरोप में ही पड़ता है। तो यह यूरोप का मानचित्र है और इस यूरोप में यह जो ब्लू और रेड रंग में दिख रहा है, लाल रंग में दिख रहा है, ये पूरे यूरोप है। जिसमें से ब्लू रंग को छोड़ करके अगर आप लाल रंग पर गौर करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रिटेन पड़ता है। तो इस एकीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या कहानी हुई थी? अगर आप ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया देखें तो ब्रिटेन में अलग अलग साम्राज्य था, जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ढेर सारा समाज था जिसे निरी जात कहते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति पर अगर जोर दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी।
लेकिन यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन, और इसके तहत क्या किया गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया, यानी कि दो क्षेत्र जो था अब जुट चुका था, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया इसके तहत। कुछ साल के बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, और उसके बाद क्या बन गया, ब्रिटेन, और एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, ब्रिटेन, और इस प्रकार से ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। आप इसे मानचित्र की मदद से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह इंग्लैंड का नक्शा है, और उसके बाद इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के साथ जोड़ दिया गया, और उसके बाद इसके नक्शे में इस प्रकार से बदलाव आया, और जब इसके साथ आयरलैंड को जोड़ दिया गया तो उसके नक्शे में इस प्रकार से बदलाव आया, और ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। जब ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उसके बाद वहां पर कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहला, वहां पर राष्ट्रगान लिखा गया, दूसरा, अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया, तीसरा, ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। तो ये था ब्रिटेन का एकीकरण, जिसके चलते क्या क्या कार्य हुए हुआ मैंने आपको बताया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में दृश्य कल्पना क्या होता है। देखिए, दृश्य कल्पना यानी कि जब राष्ट्र की जो राष्ट्रवाद का भावना है, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए वहां पर एक नई पहल हुआ जिसका नाम था रूपक। रूपक क्या होता है, जब किसी अमूर्त विचार यानी कि जिसकी मूर्त ही नहीं है उससे वैसे विचार, जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति, ऐसे विचारों को किसी व्यक्ति या चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वह रूपक कहलाता है। और ऐसे ही काम वहां पर शुरू किया गया यूरोप में। 18वीं से 19वीं शताब्दी में बहुत सारे रूपक का प्रयोग किया गया राष्ट्रवादी भावना के विकास को मजबूत बनाने में। और विकास का मजबूत बनाने में उस समय किसका प्रयोग किया जाता था, रूपक का। जैसे मैं आपको कुछ रूपक बताना चाहता हूँ, जैसे ये है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया जर्मन का रूपक था। जैसे भारत में भारत माता होती है वैसे ही जर्मन में जर्मेनिया थी। और ये जैसे भारत में एक भारत माता एक रूपक है, और ये दृश्य कल्पना है कि ये हमारी भारत माता है, वैसे ही जर्मन में बोला जाता था कि ये जर्मेनिया है। और इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हो जाती थी। और उसमें कुछ और भी कह सकते हैं संकेतों का प्रयोग किया जाता था। जैसे टूटी हुई अगर कड़ी है तो क्या उसका संकेत था, इसका मतलब है स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से झंडा, तलवार या फिर मुकुट, इस विभिन्न चीजों का जो प्रयोग करके राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया जा रहा था, और यह प्रक्रिया उसमें बहुत ही तेज था। तो ये अगला कारण है जिसके चलते यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो गया था, तेजी आ गया था। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यह क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद किस प्रकार से यूरोप में फैला, लेकिन राष्ट्रवाद के बाद यूरोप में एक नया चीज आ गया जिसका नाम था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या था। साम्राज्यवाद की परिभाषा पर पहले गौर कीजिएगा। साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, कैसे, आर्मी या और अन्य साधन का प्रयोग करके, तो उसे क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। यानी कि किसी की क्षेत्र इतना छोटा है तो वो अपने क्षेत्र को बड़ा कर देता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। और जो 19वीं शताब्दी थी उस समय राष्ट्रवाद जो था वह किस में बदलने लगा था, साम्राज्यवाद में बदलने लगा था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव फैल गया। कौन से क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में। यूरोप में बाल्कन क्षेत्र था। इस बाल्कन क्षेत्र में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जोगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, और ये सारे देश क्या थे, शामिल थे। और इसी क्षेत्र में क्या फैल गया, तनाव। तनाव का मतलब हुआ जीतने की होड़, यानी कि यहाँ पर जो जातीय भिन्नता थी, यहाँ की भौगोलिक भिन्नता थी, इसके आधार पर लोग क्या चाह रहे थे कि इस क्षेत्र को अपने में शामिल कर लें। अगर यहाँ पर जर्मन है और यहाँ पर अगर यूनान है तो जर्मन क्या सोच रहा था, इस यूनान को अपने में शामिल कर ले, इससे क्या होगा, जर्मन का क्षेत्र बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर फ्रांस है और फ्रांस के नीचे अगर कह सकते हैं रोमानिया है, तो फ्रांस क्या सोच रहा है, इस रोमानिया को अपने में शामिल कर ले। क्यों, क्योंकि इससे फ्रांस का क्षेत्र बढ़ जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाया, साम्राज्यवाद। और यह उस समय यूरोप में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और उस समय इसका फायदा कौन उठा रहा था, बड़ी शक्तियां। बड़ी शक्तियां कौन थी, जर्मन, ब्रिटेन, रूस, ये सारी शक्तियां थी। जो ये बाल्कन क्षेत्र था वहां पर तनाव फैलने का मुख्य कारण क्या था, ये लोग उस क्षेत्र पर क्यों जा रहे थे, इसका कारण यह है कि वो जो जो कह सकते हैं बाल्कन क्षेत्र था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। लेकिन अब ऑटोमन साम्राज्य नहीं रहा, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। और जब ऑटोमन का साम्राज्य विघटन हो गया तो ये लोग उस क्षेत्र को लूटने के लिए आगे बढ़ गए। क्यों, क्योंकि वो बाल्कन क्षेत्र को अपने में शामिल करना चाहते थे। लेकिन उनको कह सकते हैं
या जो क्षेत्र था नहीं मिला, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, बहुत सारे युद्ध हुए और अंततः क्या हुआ, अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध वो कारण है जिसके चलते राष्ट्रवाद पूरे विश्व में फैल गया। भारत में हुआ राष्ट्रवाद की भावना, और राष्ट्रवाद से क्या मिला, भारत को आजादी मिला। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद हमारे लिए फायदेमंद था। तो राष्ट्रवाद का ये कारण था, राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे फैला, किन किन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने लगा, और राष्ट्रवाद के चलते क्या क्या प्रक्रियाएं वहां पर हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको यह राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया थी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, और अगर समझ में नहीं आया है तो डिसलाइक करें। और अगर आपको कह सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करने के बाद हमें कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया था, जरूर कमेंट करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।